हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास है टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट और आज जो है हमारी गाड़ी को हो चुके हैं 50,000 किलोमीटर से भी ऊपर, मतलब 52,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला दी है और आज जो है इसकी 50,000 प्लस वाली सर्विस होनी है। तो आज मैं जाने वाला हूं इसको सर्विस सेंटर पर, वहां पर इसकी सर्विस कराएंगे, आपको फीडबैक भी दूंगा, आपको बताऊंगा कि जब 50,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाती है तो फिर आपको क्या क्या चीजें चेंज करानी पड़ती हैं। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी बातें भी हम करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी मैंने हाल ही में, आपने देखा होगा इस YouTube चैनल पर, 4,000 किलोमीटर की राइड जो है कंप्लीट करी है, जहां पर मैं बद्रीनाथ वगैरह गया था, उत्तराखंड वगैरह गया था। और भाई मैंने इस गाड़ी को ना हर एक ट्रेन पर वहां पर चलाया था। मैं शिंकुला टॉक पर भी लेकर गया था इस गाड़ी को, लेकिन हम लेह लद्दाख जा रहे थे, हमें वापस आना पड़ा क्योंकि हर्षु जो थी वो थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी, उसको बहुत ठंड लग रही थी, तो इसलिए हमें वापस आना पड़ा। तो आपने अब देखा होगा उस सीरीज को, उन वीडियोस को काफी एंजॉय करा होगा। अगर नहीं देखा तो भाई जाकर देख लेना, चैनल पर काफी अच्छी वीडियोस वो पड़ी हुई हैं। तो देखो ये खड़ी अपनी गाड़ी और वो रही अपनी बुलेट, और अब इसकी सर्विस कराने चलते हैं। लेकिन जब आपकी गाड़ी 52,000 52,500 मतलब 50,000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए तो आपकी गाड़ी एक एरर देने लगती है। जैसे कि आपको पता है कि भाई मैंने अपनी गाड़ी जो है हर एक टेरेन पे चलाई है, मैंने पहाड़ों पर, नदी नालों में, पत्थरों में, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, हर जगह चलाई है। तो अब इस तरीके का एरर आने लगता है थोड़ी थोड़ी दिनों बाद, लो टायर प्रेशर मतलब इन्फ्लेट टायर। तो टीपीएमएस मुझे बताने लगता है कि आपके टायर के अंदर हवा कम है। जहां पर मैं बैठा हूं, मतलब ड्राइवर साइड से अपोजिट वाली साइड, फ्रंट भी और रेयर टायर दोनों के अंदर अब हवा कम होने लगती है। तो पहले इसके अंदर हवा भर लेते हैं। मेरे पास टायर इन्फ्लेटर है, अच्छी बात यह है, और फिर हम इसके सर्विस कराने के बाद कभी टायर भी चेंज कराएंगे। तो भाई गाड़ी तो मैंने अपनी चालू कर दी है, एसी ऑफ है, क्योंकि टायर इन्फ्लेटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी मुझे गाड़ी की बैटरी से ही लेनी पड़ेगी। दोस्तों वैसे तो कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन टायर प्रेशर इन्फ्लेटर जो है आपकी जान बचा सकता है, क्योंकि भाई यही इमरजेंसी के अंदर काम आता है। अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो आप उसको बार बार टायर के अंदर हवा भर के अपना टायर पंचर वाले के पास ले जा सकते हैं, या जब तक आप खुद टायर के अंदर पंचर लगाए तब तक आप इससे काम चला सकते हैं। देखिए आपने लगाया यहाँ पर ये 12 वोल्ट डीसी चार्जर के अंदर, और ये चालू हो गया है। अभी ये यहाँ पर 0 दिखा रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो। जैसे मैं टायर के अंदर लगाऊंगा तो मुझे बता देगा कि टायर के अंदर कितना PSI है। तो ये जो पाइप है ना, देखो ये इतना बड़ा पाइप है इसके अंदर, और ये जो वायर है इतनी बड़ी है कि आपको एक बार ही 12 वोल्ट का डीसी चार्जर जो फ्रंट वाले में लगाना है, और चारों टायर तक आपका ये पहुंच जाएगा बहुत आराम से। देखो यहाँ पर ये हमने ये इस तरीके से लगा दिया, ये इस तरह की आवाज़ आएगी, ठीक है। ये बंद हो गया, देखो 26.5 है यहाँ पर, बहुत क्लियरली दिख रहा है, और 32 PSI कंपनी द्वारा रिकमेंडेड है। अब इसको ये वाला जो है ना पावर का बटन, ये दबाना है आपको। अब ये शुरू हो गया है, अब टायर के अंदर हवा भरनी शुरू हो गई है। देखो 27 हो गई है, इसके बाद अब 27.5 हो जाएगी, देखो 27.0, 27.5 हो गई। इस तरीके से बढ़ती जाएगी। जब आपको रोकनी है तो फिर आप वापस से इसको ऐसे दबा सकते हैं। तो देखो ये आगे ही लगा हुआ है, और इसकी इतनी बड़ी वायर है कि बहुत आराम से आ रहा है, और वायर ना अभी भी फालतू बच गई है। देखो ये रहा, यहाँ तक बहुत आराम से आ गया है। अब हम पीछे वाले टायर में भरेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ड्राइवर साइड से जो अपोजिट साइड वाले टायर है, फ्रंट और रियर दोनों के अंदर अब हवा कम बताता है। टायर क्यों, देखो ये इस तरीके से आवाज़ आएगी, और इस तरीके से आप लॉक कर देंगे। ये आ गया 27 PSI, बटन दबाया, टायर में हवा भरना स्टार्ट। देखो आप कैसे पता कर सकते हैं कि भाई आपके टायर घिसे हुए हैं या नहीं। तो ये ना खांचे बने हुए होते हैं, एक तो ये हो गए लाइन से, इनके बीच में ना खांचे बने हुए ये रहे। जब ये खांचे आपके टायर सरफेस से मैच हो जाएं, समझो आपके टायर घिस गए हैं, तो मेरे अब जो है ना ये मैच होने लगे हैं। देखो ये मैच होने लगे हैं। अब ये अंदर गड्ढे से मेरे को नहीं आ रहा, जैसे ये वाला ना, ये तो अभी अंदर को ही है, लेकिन ये वाला और ये वाला ये ना मैच होने लगे हैं मेरी टायर प्रोफाइल से, मेरे टायर सरफेस से। तो उसका मतलब ये है कि मेरे टायर अब जो है घिस गए हैं। और घिसे भी क्यों ना भाई, 52,500 किलोमीटर हमने अपनी गाड़ी चला दी है। अब मेरी गाड़ी देखो 52,000 किलोमीटर चली है। अब मेरी गाड़ी की कौन सी सर्विस है, अब इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंज होना है, मुझे कैसे पता चलेगा। अगर मेरे ध्यान भी नहीं है कि कौन सी सर्विस है या क्या क्या चीज़ें चेंज करानी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास होता है ये ऑनर्स मैनुअल, ये सर्विस मैनुअल भी होता है। इसके अंदर यहाँ पर देखो ये सर्विस इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई है, और सर्विस शेड्यूल भी लिखा हुआ है, और ये है 262 नंबर पेज पर। दुर्भाग्यवश ये ना बहुत लास्ट में ही मिलेगा आपको, तो कई बार तो मिल नहीं पाता है। तो 262 नंबर का हम पेज निकालते हैं और देखते हैं कि हमारी गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंज होने वाला है। 261 और ये हो गया 262। देखो अब जो है मेरी गाड़ी चली है 52,000 के आसपास, मतलब 52,500 में मान के चलता हूँ। तो ये हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8वीं ये सर्विस है, और उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या चेंजेस होने हैं। देखो ये रहा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ वॉश द व्हीकल, और जो कंडेंसर फिन्स है उनको क्लियर करो, ये होगा इस पे है ना। चेकअप एंड टॉप अप फ्लूइड्स होगा, चेक फ्यूल लाइंस होगा, चेक and capture all DTCs, clear all the
फॉल्ट्स एंड इरेज द कोड्स, ये सब होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या होना है और आपकी गाड़ी की सर्विस कौन सी है एक्चुअल में। तो भाई देखो ये बात तो है कि आपकी गाड़ी ना जब भी आप रियर गियर डालते हैं या जब भी आप पीछे वाला गियर डालते हैं ना तो दिक्कत तो करती है। रिवर्स गियर में कुछ ना कुछ इसके अंदर दिक्कत है। मैंने अभी एक शॉर्ट बना के भी डाला था, बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया कि हाँ ये वास्तव में इशू है। तो देखते हैं कि टाटा आने वाले वर्जन्स में अपनी गाड़ियों में ये चीज सुधारेगा या नहीं सुधारेगा, क्योंकि टाटा की लगभग सारी गाड़ियों के अंदर ये वाला इशू है। और भाई इस गाड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया है। आपको पता है इस गाड़ी से मैंने कितनी सारी यूट्यूब वीडियोस बनाई हैं। मैं इसको हर एक टेरेन पे लेकर गया हूँ, चाहे वो मनाली हो, शिमला हो, स्पीति हो, लेह लद्दाख की रोड हो। बहुत जल्दी वी आर प्लानिंग कि यार हम लेह भी जाएं किसी तरीके से, कुछ अगर जुगाड़ पानी बनता है या किसी तरीके से टाइम निकलता है, टाइम निकलना है जुगाड़ पानी का मतलब तो यही है। तो टाइम निकलता है तो फिर हम लेह लद्दाख भी जाएंगे और आपके साथ जरूर इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, टर्बोचार्ज इंजन है और पिकअप जो है अभी बहुत शानदार है। जब भी आप स्पोर्ट मोड के अंदर गाड़ी लगाते हैं ना तो भाई गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी कूदती है, जंप करती है। मतलब गाड़ी का ना उस समय एक अलग ही रिस्पॉन्स हो जाता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है जब चढ़ाई हो और चढ़ाई पर ऑफ रोडिंग हो, मतलब रोड ही ना हो और वहां पर मिट्टी या फिर वहां पर कोई कंकड़ पत्थर पड़े हुए हो, तब याद आती है हमें कि यार हमारे पास 4x4 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं चढ़ती, गाड़ी चढ़ जाती है लेकिन गाड़ी पर लोड काफी पड़ता है उस समय पर। तो उस समय ऐसा लगता है कि यार अपने पास थार होनी चाहिए थी या फिर अपने पास ऐसी कोई गाड़ी होनी चाहिए थी जो या तो रियर व्हील ड्राइव हो या फिर 4x4 हो। लेकिन ये गाड़ी ऐसा नहीं कहती है कि मैं नहीं चढ़ पा रही हूँ, भाई चढ़ जाती है। मतलब आप इस पे रेस का पैडल दबाए रखो और अगर ऐसा टेरेन आ जाए जो काफी डिफिकल्ट है तो उसमें क्लच और रेस का कॉम्बिनेशन रखो, भाई गाड़ी बहुत आराम से चढ़ जाती है। और भाई मुझे ना अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, मुझे कुल मिलाकर 23 महीने हो गए। मतलब जुलाई 2026 में मुझे 2 साल हो जाएंगे इस गाड़ी को लिए हुए और मैंने ये गाड़ी 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा ड्राइव कर दी है। सोचो मेरी रनिंग कितनी होगी। तो मैंने स्टार्टिंग में डीजल इसलिए नहीं लिया था कि यार चलो डीजल का कुछ नहीं पता, गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है, 2027 तक बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो रीसेल वैल्यू कहीं खत्म ना हो जाए। तो बहुत सारी चीजें मैंने सोची थी और अभी इसीलिए मैंने फिर ये पेट्रोल वाला वर्जन लिया। गाड़ी का एवरेज बहुत ठीक ठाक आ जाता है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी का एवरेज ठीक नहीं आता है। भाई पहाड़ों पर इसका एवरेज 13 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 15 किलोमीटर पर लीटर तक आ जाता है जब बहुत खड़े पहाड़ होते हैं। हाईवेज पे 15 से लेकर 17, कई बार 18 भी टच हो जाता है। और कई बार तो मैंने टैंक टू टैंक 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी निकाली है पेट्रोल वर्जन में। आप देखना हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जब मैं जबलपुर गया था तो मैंने 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी इस गाड़ी से निकाली है। लेकिन जब आप अपना AC वगैरह चलाते हैं तो फिर भाई आपकी गाड़ी का एवरेज 15, 16 या मैक्सिमम 17 तक आ जाता है अगर आप हाईवेज पे चला रहे हैं। बस आपकी गाड़ी की स्पीड जो है ना वो उसी तरीके की होनी चाहिए, 75, 80, 85, 90, बस उससे ज्यादा ना हो। अगर इतनी है तो भाई बहुत अच्छी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपकी गाड़ी निकाल कर दे देगी। तो एवरेज का तो ये है टाटा नेक्सॉन का। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब भी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नापने की बात आती है ना तो आप टैंक टू टैंक ही नापेगा, क्योंकि टैंक टू टैंक कुछ और होता है और जो डिस्प्ले पर आ रहा है ना या MID पर वो कुछ और है। लगभग 2-2.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का अंतर रहता है टैंक टू टैंक और जो MID पर शो होती है। इसके अलावा एक एरर इसमें काफी बहुत ज्यादा आता है, बहुत फ्रीक्वेंट एरर है कि आप अपना ट्रिप नाप रहे हैं, आप अपना एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देख रहे हैं, MID पर आप देख रहे हैं कि भाई कितना पेट्रोल आपका डल गया है, कितनी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आ रही है, किस रास्तों को मैं जा रहा हूँ, किस रास्ते पर कितना आ रहा है, ये सब। लेकिन एरर कई बार ऐसा आता है कि आपकी 30 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाने लगता है वो, मतलब एकदम वो ऊपर वाले जो बैंड होता है ना उस पर पहुंच जाता है और वो एक एरर ही है। जब तक आप उसको रीसेट ना करें तब तक वो सही नहीं होता है। जैसे अभी आप ना बहुत ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पर 30 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का एरर आ रहा है मेरी ट्रिप बी के अंदर। 1158 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है और तो 30 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी अगर आने लगी ना तो भाई मैं कह रहा हूँ डीजल गैस वगैरह सब कुछ फेल हो जाएगा नेक्सॉन के अंदर। तो इस तरीके का एरर इसमें कभी भी आ जाता है। बाकी राइड कंफर्ट की बात करो, भाई राइड कंफर्ट बहुत अच्छा है। आपको पता सेफ्टी रेटिंग तो अच्छी है इसके अंदर, बाकी कंफर्ट भी काफी अच्छा है। मैं इस गाड़ी को एक ही स्ट्रेच में 46 घंटे खींच देता हूँ। हाँ बीच बीच में रुक रुक कर हम आराम भी करते रहते हैं, मैं सोता भी रहता हूँ और ये जो सीट है ये भी पीछे हो जाती है, ड्राइवर साइड की तो सभी हो जाती है, लेकिन वो वाली जो सीट है ना पीछे वाली वो भी पूरी 180 डिग्री नीचे डिक्लाइन हो जाती है, तो एक पीछे बेड भी बन जाता है। तो हम इसके अंदर बेड वगैरह भी बना लेते हैं और हमने कार कैंपिंग भी करी है, आपने देखा होगा, हमने खाना वाना भी बनाया अपनी ये वाली जो हमारी ट्रिप थी, हमारी ये वाली जो सीरीज थी इसके अंदर। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपना टाटा मोटर्स का सर्विस सेंटर। अपनी गाड़ी यहाँ पर सर्विस होने वाली है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, लगभग कोई 3.5-4 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है। और मैं आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि अब क्या क्या चेंज हुआ है और किस किस तरीके से मेरी सर्विस हुई।
दोस्तों अब लगभग 5:15 हो गए और अब फ़ोन आया उन भाई का कि भाई आ जाओ अपनी गाड़ी लेकर चले जाओ। और भाई मौसम भी ऐसा हो गया ना, अभी अभी बारिश भी हुई है, तो जो भी गाड़ी वाड़ी धुई होगी ना वो सारी गंदी भी हो गई होगी। मतलब गाड़ी में ना माइनर काम था, बहुत छोटा सा काम था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा दिन लगा दिया। 10:30 बजे वो इंस्पेक्शन कर रहे थे और अब जाकर उन्होंने गाड़ी फाइनल करी है। तो दोस्तों फाइनली अपनी गाड़ी भाई हो चुकी है और हमारा जो बिल आया वो है 2108 रुपये। और ये जो सर्विस थी 50,000 किलोमीटर के बाद की थी। थोड़ा ज़्यादा भी बिल आएगा, मतलब 10 या 11,000 के अराउंड भी आएगा, लेकिन वो आएगा हमारा 60,000 किलोमीटर पर, जहाँ पर तेल वगैरह, कूलेंट वगैरह ये सब बदले जाते हैं। अब देखो क्या क्या बदला गया था और कहाँ कहाँ पर कैसे काम हुआ, कैसे इंस्पेक्शन हुआ। तो इस बार जो भाई हैं, जो सौरभ भाई हैं यहाँ पर एक, उन्होंने मेरे को फोटोज भी शेयर करी थी कायदे से कि भाई देख लो आपकी गाड़ी खोल कर चेक करी जा रही है, ब्रेक शू चेक करी जा रही है, ये सब चीजें चेक करी जा रही है। एक एक्सपीरियंस आपके साथ और शेयर करूंगा। तो वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट थी उन्होंने यहाँ पर फॉर्म फिल करवाया और बोल रही थी, मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाया, गूगल पर रेटिंग जो थी वो बोल रही थी कि आप 5 रेटिंग दीजिए। मैंने कहा 5 रेटिंग क्यों दूं, क्योंकि मुझे तो टाइम लगा है, माइनर सर्विस थी, सुबह मैंने 10:30 बजे गाड़ी दी है, 5:15 बजे फोन आया है। अब भाई देखो इसमें सर्विस मैनेजर की कोई गलती नहीं है, सर्विस करने वालों की कोई गलती नहीं है, बहुत सारी गाड़ियां वगैरह रखी थी, पर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से कौन सी गाड़ी लगानी है, कहाँ लगानी है। तो भाई मुझे तो टाइम लगा, इसलिए मैंने 4 रेटिंग वहां पर देना जरूरी समझा। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा था मेरा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा नहीं 4 रेटिंग मत दीजिए, देना है तो 5 दीजिए वरना मत दीजिए। तो भाई मैंने थोड़ा सा वहाँ गुरु ज्ञान भी पेलने की कोशिश करी। मैंने कहा रेटिंग तो वो है जो कमाई जाए, रेटिंग वो थोड़ी जो मांगी जाए। तो करी नहीं नहीं सर, उसमें क्या यहाँ पे मेरे को सुनने को मिलेगी अगर आप 5 रेटिंग नहीं देंगे तो।